अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज 10 मई 2025 को केपीके में ईटा के थ्रू पीएसटी का जो पेपर कंडक्ट हुआ, उस पीएसटी के ओरिजिनल पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 डिस्कस किया जा चुका है, पार्ट 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर उन लोगों के लिए डिस्कस किया जा रहा है जिन्होंने पेपर दिया है, ताकि उनको अपने क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन मिल जाए, और उन लोगों के लिए भी डिस्कस किया जा रहा है जिनका पेपर आगे होने जा रहा है और उनको आइडिया नहीं है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक अनसीन पेपर के लिए उनको तैयार करने के लिए हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि आप में से जिन लोगों ने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है या भी रिटन टेस्ट देना है या जिन्होंने आगे कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी करनी है, वो हमसे अक्सर रहनुमाई की बात करते हैं, सेशन की बात करते हैं। तो अभी जिनका रिटन टेस्ट होना है उनके लिए तो सेशन का टाइम नहीं है, सेशन का टाइम गुजर चुका। तो डाटा मटेरियल हासिल करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट किस लेवल पे तैयार करना होता है, हमने अपने सेशन में तो अपने कैंडिडेट्स को भरपूर रहनुमाई दी है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है, डेफिनेशन टू डेफिनेशन बताइए, हर एक चीज बताइए। लेकिन जो लोग सेशन नहीं ज्वाइन कर सके उनकी रहनुमाई के लिए बता दूं कि ये पेपर 5वीं से 8वीं तक ही आ रहे हैं। अगर 100 नंबर के पेपर में से 2 क्वेश्चन 9वीं 10वीं के आ भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। 98% क्वेश्चन या समटाइम्स 100% क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के 8 क्लास के सिलेबस तक में से आ रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना होता है। बाकी सेशन में हम डिटेल में बता ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने डाटा लेना है उनको डाटा के अंदर सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उसकी वीडियो अलग से अपलोड हो गई है। अब हम पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइंस से कि एटम जो है ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। डेफिनेटली एटम की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक का जो न्यूक्लियस है और उसके गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं दूसरे के न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो होता क्या है कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होता है। तो एट ए टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम कर रही होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रही होती हैं और दोनों इंक्रीज हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट रोटेट्स सो स्लोली ऑन इट्स एक्सिस दैट इट्स 1 डे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ईयर ऑफ द अर्थ। हमारी जमीन जो है जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, उसको हम एक दिन कहते हैं। अगर कोई और सियारा अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा वो उसका एक दिन होगा, लेकिन उसका एक दिन जमीन के 1 साल के बराबर होगा। तो ये कौन सा सियारा है? ये है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं दूध की, तो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर है। लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होती है अपनी से छोटी शुगर्स में, 6 कार्बन शुगर्स में। ये 6 कार्बन शुगर्स आगे टूट के 3 कार्बन केमिकल्स बनाते हैं। ये 3 कार्बन केमिकल जो है या कंपाउंड जो है ये पायरोवेट होते हैं। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है इसकी फर्मेंटेशन करनी बैक्टीरिया ने और या फिर यीस्ट ने। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी तो लैक्टिक एसिड बना देंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहल बना देंगे। अब ये जनरल नॉलेज है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो फर्मेंट का वर्ड यूज हुआ है ये लैटिन लैंग्वेज में वर्ड फीवर से आया है। तो इसका मतलब क्या है? फीवर बुखार से है, फीवर हीट अप होने से है, फीवर का मतलब टू बॉयल होना बनता है। तो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा है, शुरू की एक इजाफी इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है। Which one of the following is not correct statement? हमने एक स्टेटमेंट ढूंढनी है जो करेक्ट नहीं है। तो पहली है नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो करेक्ट है। करंट फ्लोइंग कॉइल हैज अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ये बात भी ठीक है कि एक कॉइल है आपके पास और उसमें से करंट गुजर रहा है, ये आपके पास कॉइल है और इसमें से करंट गुजर रहा है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा जो बार मैग्नेट जैसा होगा, ये बात भी ठीक है। हमने तो इनकरेक्ट ढूंढनी है। तो इनकरेक्ट बात यह है कि जब करंट गुजरता है स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेट लाइन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। और आखिरी है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। हमने तो वो ढूंढनी थी जो ठीक नहीं है।
ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बिजली वगैरह चमकती है या बादल आपस में रगड़ खाते हैं, तो नाइट्रोजन कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड आगे पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक या नाइट्रस एसिड बनाता है, जो जमीन पर पहुंचता है। दिस इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट आई कैन सी इट हार्डली। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि होमोग्राफ जो वर्ड यूज हुआ है माइन्यूट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बहुत छोटे होना। तो एक आपने वर्ड मिनट पढ़ा है जो कि टाइम के मानों में आप पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज है। ये माइन्यूट पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कोई बहुत छोटी चीज होना। यू नीड टू डैश योर यूएसबी टू सी द स्टोर्ड फाइल। अगर आप यूएसबी को प्लग इन करेंगे तो स्टोर्ड फाइल देख सकेंगे। शी विल ऑलवेज बी नोन फॉर हर काइंडनेस टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट। तो हमने यहाँ पे जो एक्चुअली काइंडनेस वर्ड है, ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है, हमने इसके करीब तरीन वर्ड ढूंढना है, तो इसके करीब तरीन वर्ड है कंपैरिजन। बाकी तो ऑपोजिट बन जाते हैं, अनफेयर, हार्शनेस, क्रूरलिटी, ये तो बुरी खुसूसियात हैं। काइंडनेस एक अच्छी खुसूसियत है और उसके करीब तरीन जो खुसूसियत बनती है वो कंपैरिजन है। Which one of the following is an example of alliteration? Alliteration यानी कि फिक्रे में आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो सेम तरह का साउंड कर रहे हो। तो she sells seashells by the seashore। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारे पास alliteration की ही एक एग्जांपल है। Which conjunction is commonly used in complex sentences? Complex sentences में एक dependent clause होती है, एक independent clause होती है, और दोनों को जोड़ने के लिए जो conjunction यूज होता है that is because। तो because हम यूज करते हैं। When a writer provides clear and direct information, तो उसको हम explicit meaning कहते हैं। Which one of the following is possessive pronoun? Possessive pronoun की example है mine। Dash regional festivals, people love to celebrate religious festivals। दो अलग तरह के हैं। रीजनल फेस्टिवल होते हैं इलाकाई फेस्टिवल, जबकि रिलीजियस होते हैं मजहबी फेस्टिवल। तो यहां पे फिक्र एक्चुअली बन रहा है कि इलाकाई फेस्टिवल्स के साथ साथ या उनके अलावा लोग मजहबी फेस्टिवल भी मनाते हैं, तो हम यहां पे यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम रीजनल फेस्टिवल्स। निदा हैड 3 आउट ऑफ 12 ऑफ अ पिज्जा। जो निदा का जो पार्ट है, निदाज पार्ट, वो एक्चुअली है 3 आउट ऑफ 12, यानी कि एक्चुअली ये है 1 आउट ऑफ 4। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो, क्योंकि 3 4s are 12। अच्छा, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड। अब वो अपनी फ्रेंड मदीहा को जो हिस्सा दे रही है, वो अपने हिस्से का 8वां हिस्सा दे रही है। तो मदीहा का जो पार्ट होगा दैट विल बी 1/8 ऑफ 1/4। तो ये इसके लिए आपको 1/8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 1 आउट ऑफ 32। तो ये हिस्सा बन जाता है मदीहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदा हैज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। अच्छा, निदा के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, यानी कि लेंथ और विड्थ आपके पास बराबर नहीं है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है। तो हमने देखना है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट ₹5। तो उसके पास ये फ्रेम है, फ्रेम की वो रिबन लगाती है और 1 मीटर रिबन की कीमत ₹5 है, तो उसे टोटल कितना खर्चा पड़ेगा। तो अब ये एक्चुअली यहाँ पे 1 मीटर की बजाय 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो इनको भी मीटर होना चाहिए। खैर, तो ये हमारे पास जो टोटल इसका पेरीमीटर बन रहा है वो बन रहा है। पेरीमीटर के लिए आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होता है लेंथ प्लस विड्थ से। तो लेंथ है आपके पास 12, विड्थ है आपके पास 8। तो 2 को 12 जमा 8 यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर कर लें या सेंटीमीटर, हम किसी एक यूनिट में ले जाते हैं। खैर, मैं मीटर में ले जा रहा हूं। 40 मीटर में हम इसे ले जाते हैं, तो 1 मीटर का खर्चा ₹5 है, तो 40 मीटर का ₹200 होगा। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। What is the average of 7 odd numbers from 21 to 33? तो हमारे पास 21 से लेकर 33 तक जो odd नंबर हैं वो 21, 23, 25, 27, 29, 31 और 33 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं। हमने इनका एवरेज निकालना है, तो उसके लिए इन 7 को जमा करके टोटल नंबर्स पे तकसीम कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इन सबको जमा करके 7 पे तकसीम करना है। The solution of
अच्छा, एक सिंपल सी इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। 0.5x प्लस 1.1 इज इक्वल टू 2.3। आप क्या करेंगे, 1.1 को दोनों साइडों पर माइनस कर देंगे, इधर से खत्म हो जाएगा, और इधर से जब ये माइनस होगा ये आपके पास हो जाएगा 1.2। अब आपने 0.5 खत्म करना है तो इधर भी डिवाइड कर दें, इधर खत्म हो जाएगा, इधर 1.2 को जब आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 2.4। जब किसी चीज को आधे से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर डबल हो जाता है, यानी कि दो को आप आधे से डिवाइड करो, तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 को 0.5 से डिवाइड करना है, तो मैं इसका पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 4। मैंने एक्चुअली 2 को 0.5 से डिवाइड किया, आंसर 4 हुआ। तो जब भी किसी चीज को हाफ से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होता है वो डबल हो जाता है, तो आपका आंसर है 2.4। नेक्स्ट है, A room is 74 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 61 सेंटीमीटर वाइड। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर रूम कह लें, 74 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 61 सेंटीमीटर वाइड है। Eliza wants to carpet the area 2 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड द रूम। अच्छा, रूम के बाहर उसने इसे कारपेट करना है और 2 सेंटीमीटर उसने हर तरफ बढ़ाना है, तो हम कह देते हैं कि 2 सेंटीमीटर उसने ये दोनों साइडों से बढ़ा दिया, ऊपर और नीचे, और इस साइड से भी 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ये इधर भी 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, इधर भी और इधर भी। तो बाहर की तरफ अगर कारपेट को मिलाएं तो ये बाहर का एरिया जो बन जाता है वो 74 में 2 सेंटीमीटर आपने ऊपर ऐड करना है, 2 सेंटीमीटर नीचे, तो ये आपके पास, या बल्कि 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, ये 78 सेंटीमीटर बन जाएगा। और जो विड्थ है वो 61 पहले थी, 2 सेंटीमीटर इधर से ऐड की, 2 सेंटीमीटर इधर से, वो बनेगी 65 सेंटीमीटर। तो हमने कारपेटिंग का एरिया फाइंड आउट करना है, हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ठीक है। हमने देखना है कि ये एरिया एक्चुअली कितना है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें पहले आउटर एरिया फाइंड आउट करना होगा। आउटर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम आउटर लेंथ को आउटर विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम मालूम करेंगे इनर एरिया। इनर एरिया मालूम करने के लिए हम इनर लेंथ को इनर विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जब आउटर एरिया और इनर एरिया की वैल्यू आ जाएगी, आपने आउटर एरिया में से इनर एरिया की जो वैल्यू है निकाल देनी है। टोटल में से, ये टोटल है आपका, इस टोटल में से आपने ये वाला एरिया निकाल देना है। तो जब ये निकाल देंगे तो दरमियान में ये शेडेड वाला एरिया रह जाएगा, ये वो हिस्सा जहां पे उसने कारपेट बिछाना है, और इसका आंसर आ जाएगा 556 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रुपीज 5376 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आयशा, सादिया, मदीहा और रेशियो है 876, तो सादिया का शेयर फाइंड आउट करना है। भाई टोटल जो शेयर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 21, यानी कि 8 + 7 + 6, 21 हिस्से बन रहे हैं, और इसमें से सादिया का दरमियान वाला हिस्सा है, तो सादिया का जो शेयर है वो है 7 आउट ऑफ 21, यानी कि 1 आउट ऑफ 3। तो 1 आउट ऑफ 3 हमने फाइंड आउट करना है 5376 रुपए का। तो 5376 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1792। सो दैट इज आवर राइट आंसर। A baker baked 360 cups in a day. If he increased the quantity of baking cupcakes in ratio 7:6, what is the new quantity of cupcakes? तो वो 7:6 की रेशियो में से बढ़ा रहा है, तो यानी कि एक्चुअली ये 7 आउट ऑफ 6 ऑफ 360 पे उसे लेकर जा रहा है। इससे हमने ये रिलेशन निकाला, तो अब आप इसे करके देख लें। 7 आउट ऑफ 6 ऑफ 360, तो 6 इसको डिवाइड कर देगा 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420, क्योंकि हम कहते हैं पहले वो इतने कप केक बना रहा है और अब इस रेशियो में बढ़ा रहा है कि पहले 6 थे तो अब 7 गुना वो करने जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 420। 70 डिक्रीज्ड इन 2:5 इज 2:5 ऑफ 70 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 70। तो ये इससे डिवाइड करेगा और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। सो 70 इज डिक्रीज्ड बाय 28। सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब प्रोनाउंस में क्या होता है कि जो प्रोनाउन है उसने सेटिस्फाई करना होता है नाउन को।
तो उसे हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो आयशा के लिए हिज नहीं आ सकता, हसन के लिए शी नहीं आ सकता, अहमद के लिए हर नहीं आ सकता, द बॉयज के लिए देयर आ सकता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करना। और इस तरह के वर्ड देखकर आप लोग परेशान हो जाएंगे, हालांकि ये सिंपल सी बात है। द स्टेटमेंट इज एक्यूरेट इवन सो एडिशनल एनालिसिस इज नीडेड। अगर स्टेटमेंट ठीक है और फिर भी एडिशनल एनालिसिस चाहिए तो आप यूज करेंगे इवन सो। नेक्स्ट है श्योरली यू रिमेंबर डैश समवन, श्योरली यू रिमेंबर समवन एक्चुअली, तो डैश वगैरह यहां पे नहीं आना। तो ये जो समवन है ये क्या है? समवन आपके पास इनडेफिनेट यहां पर है, कोई ऐसी चीज जिसका आप तयन नहीं कर सकते, जो कि नॉन स्पेसिफिक है। तो श्योरली यू रिमेंबर समवन, जो समवन है वो यहां पे इनडेफिनेट है। इफ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब आई विल लॉन्च माई ओन स्टार्टअप। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है? ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि इसमें एक चीज दूसरी पर डिपेंड कर रही है कि आई विल लॉन्च माई ओन स्टार्टअप, और ये डिपेंड कर रहा है इस पे इफ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब। ठीक है, अगर ये जॉब ना मिली तो सो दैट इज कॉम्प्लेक्स। अगर कंपाउंड होता तो कंपाउंड में ये होता है कि दोनों क्लॉजेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। We have enough time to reach the stadium. To reach the stadium किस तरह की फ्रेज है? ये इन्फिनिटिव फ्रेज है हमारे पास यहाँ पे। इसको जरा काउंटर चेक करना पड़ेगा। खैर, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो ये हमारे पास रूल होता है, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स हों तो बैग के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव है साइज में, और ये उसकी शेप भी आ रही है, कलर भी आ रहा है और ओपिनियन भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे हम इसका ये तरतीब यूज करेंगे, स्मॉल, न्यू, स्क्वायर, ब्लू और बैग। आई हैव फेड एवरी स्पीशी ग्रेटर देन यू। तो यहाँ पे एवरी कौन सा एडजेक्टिव है? ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जिसे आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये कैट्स एंड डॉग्स तेज बारिश के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कैट्स एंड डॉग्स है ये क्या है? ये आपके पास मेटाफर है। ये आपके पास आप एक तरह से तशबीह इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इस कह रहे हैं कि रेन को, मूसलाधार बारिश को कैट्स एंड डॉग से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रूट्स वेरिएबल्स के लिए ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें। तो जब आप कहते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअली, कि k हमारे पास क्या है। तो कहते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास इस तरह है कि रूट्स जो है इसकी दे विल बी डिफर बाय यूनिटी, उनमें सिर्फ यूनिटी का डिफरेंस होगा, एक का डिफरेंस होगा। तो इसका प्रॉपर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की। अब आपके पास जो इक्वेशन पीछे बन रही है वो है x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो x स्क्वायर है ये इसकी तरह ax स्क्वायर की तरह, और यहाँ पर a नहीं लिखा हुआ तो एक एक्चुअली अंडरस्टूड है 1 होता है। यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास -3 दी गई है और c की जगह लिखा हुआ k प्लस 1। तो इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? सम का फार्मूला है -b डिवाइडेड बाय a। अब आपके पास माइनस और b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस जमा, तो ये +3 आपके पास इसका सम आ जाता है। और जो इसकी प्रोडक्ट आ रही है वो है c डिवाइडेड बाय a, यानी कि k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू आपके पास 1 है तो प्रोडक्ट आपके पास आ गई k प्लस 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट a की वैल्यू 1 है, b की -3 है, c की है k प्लस 1। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने कहा कि इसकी जो रूट्स हैं उनमें डिफरेंस है 1 का। तो अगर एक अल्फा होगी तो दूसरी अल्फा प्लस 1 होगी, दूसरी उससे 1 ज्यादा होगी। तो हम इनका सम कैसे लिखते हैं इनकी रूट्स का? हम कहते हैं अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जब हम इसे पुट करते हैं तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 1 को इधर लाके माइनस करेंगे, ये 2 रह जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर आपके पास एक रूट 1 आ रही है तो दूसरी रूट की वैल्यू आपके पास आ रही है
2, यानी कि 1 + 1 = 2। तो यहां पर आपने जब वैल्यू पुट करनी है, आपने कहना है k + 1 = 2, तो आपके पास हो जाएगा k = 2 - 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास सम निकालने का तरीका भी है, प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका भी है, क्योंकि आपने दोनों रूट्स को फर्ज कर लिया है, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा + 1। प्रोडक्ट के आपके पास पहले जो आंसर है वो 1 की वैल्यू में आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई करने से, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यहां से आपने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और k का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। tan थीटा प्लस sec थीटा = तो tan थीटा की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और जो आपके पास सेकंड थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब आपने एक्चुअली इनको जमा करना है tan थीटा प्लस sec थीटा को, तो आप tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दें sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और sec थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब जो 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा है एक्चुअली ये वाला, इसको आप ले सकते हैं कॉमन, और ये आ जाएगा sin थीटा प्लस 1। सो दैट इज योर आंसर, sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। The distance of a chord from the center of circle is 3 cm and the length of chord is 8 cm. What is diameter? तो जो chord है CHORD chord होता है। अच्छा, जो chord है, chord हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो एक सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही है, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजर रही, यानी कि वो डायमीटर नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ अ chord फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इससे कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो आपको उन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। पूरी कॉर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, अगर आप उसका हाफ कर लेंगे तो वो आपके पास रह जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप रेडियस फाइंड आउट कर लें, आप ये मालूम कर लें। तो अब यहाँ पे अगर आप फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसके लिए ये आपके पास बन जाएगा रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को बराबर लेते हैं बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो r की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी 9 + 16 का अंडर रूट, ये 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आया है, और डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। सो 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर, दैट इज आवर राइट आंसर। Which empire ruled Gandhara from 522 before Common Era to 486 before Common Era? तो ये जो कॉमन एरा होता है या क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट आप इसे कहते हैं, तो ये वाला जो जमाना होता है ये उलट चलता है, यानी कि 522 से 486 की तरफ आना होता है, जबकि जो कॉमन एरा है वो आगे की तरफ चलता है। तो यहां पर इस साल में, इस अरसे में ईरानियंस ने रूल किया था गंधारा पे। बैराजेस हैव हेल्प्ड कन्वर्ट विच टाइप ऑफ लैंड इनटू फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव एरियाज। जिस तरह दरियाओं पर डैम बनाए जाते हैं, बड़ी नहरों पर बैराज बनाए जाते हैं, और उनके जरिए वीरान जगहों को आबाद किया जाता है उस तरफ पानी मोड़कर। When did Pakistan become a member of United Nations? पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया। 14 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हुए थे, और फिर 30 सितंबर को हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन गए थे। विच लीडर सपोर्टेड द लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम यूपी? तो यूपी से लाहौर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था औरंगजेब खान ने। What type of state was Pakistan envisioned as in 1956 Constitution? 1956 के आयन के मुताबिक पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का वादा किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप बनाते हुए स्टीम यूज करते हैं, और स्टीम को हम गुजारते हैं थ्रू द मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स एंड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के साथ या तो हम फैट्स को मिक्स कर रहे होते हैं या वेजिटेबल ऑयल्स को मिक्स कर रहे होते हैं। तो स्टीम क्यों पास करते हैं? स्टीम हम इसलिए पास करते हैं कि अगर हमने फैट यूज की है तो वो फैट मेल्ट हो जाए। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको बड़ी रहनुमाई मिली होगी। अब जिन लोगों का टेस्ट अभी होना है और वो सेशन अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो मटेरियल हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, और जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है
और वो ईटा के कंप्यूटराइज टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी रहनुमाई के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीएसटी के पेपर की डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। कल सीटी का पेपर होना है और डीएम का होना है, पीईटी का होना है, तो जो पेपर भी नेक्स्ट पेंडिंग है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। पेपर डिस्कशन में हम थोड़ा टाइम लेते हैं, आप लोगों के लिए जरा डिटेल में वीडियो बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ सही आंसर ना मिले बल्कि उनके साथ साथ उनकी जस्टिफिकेशन भी मिल जाए। तो उम्मीद है आप लोगों की इसमें मदद हो रही होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।